हेलो स्टूडेंट, आयकर में जो है प्रश्नावली 2 का आगे का प्रश्न हम देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। मैं प्रश्न जो है पढ़ते जाऊंगा और साथ में लिखते जा रहा हूं। आप जो है किताब से जो है अपना प्रश्न देख सकते हैं। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपए है। तो सीधा सीधा जो है 7,20,000 रुपए उसका वार्षिक आय है। तो कुल वार्षिक आय में सीधा हम लिख देते हैं 7,20,000 रुपए। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए मासिक जमा करता है, 20,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है, 30,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपए का दान करता है जिसका 50% कर मुक्त है। तो ये जो दान की राशि है हम उसको पहले लिखेंगे। तो छूट की राशि यहां पर जो है मैं लिख देता हूं अनाथ आश्रम में दान की राशि कितना है? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का 50%, क्योंकि इसमें जो है 15,000 रुपए का 50% जो है छूट मिलेगा। तो 15,000 रुपए का 50%, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 50% यानी कि आधा, तो 7,500 रुपए। ठीक है, ये 7,500 रुपए जो है इसको छूट मिल जाएगा। तो शेष आय कितना होगा? 7,20,000 में जो है आप 7,500 रुपए को जो है माइनस कर दीजिए। 7,20,000 में 7,500 माइनस कर देंगे। 10 में 5 गया 5, यहां हो गया 9 में 7 घटाएंगे 2, ये हो जाएगा 1। 7,12,500 रुपए। 7,12,500 रुपए दान के बाद उनका राशि जो है इतना बचता है। उसके बाद निवेश के लिए जो है जो भी छूट प्रदान किया गया है उसमें बोला गया है 4,000 रुपए मासिक जो है सामान्य भविष्य निधि में। तो सामान्य भविष्य निधि में 4,000 मासिक बोला गया है, तो एक वर्ष में 12 माह, तो 4,000 गुणित 12 कर देंगे। 12 चौक 48,000 रुपए सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा कर रहा है। उसके बाद है 30,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। ये जो है वार्षिक है 30,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र में। और उसके बाद है 20,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है। जीवन बीमा में जो है 20,000 रुपए वार्षिक। अब ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आपका कितना बन जाएगा? ये 8, हाँ ये हो जाएगा 8, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 98,000 रुपए जो है निवेश करता है। तो ये जो 7,12,500 रुपए है, इसमें ये छूट की राशि 98,000 को हम माइनस कर दें तो हमको मिलेगा कर योग्य राशि। तो यहां पर 7,12,500 माइनस 98,000। अब ये 98,000 अगर 1 लाख से अधिक हो जाता तो हमको 1 लाख का छूट मिलता, लेकिन यहां पर ये 1 लाख से कम है तो ये 98,000 वाला मिलेगा। माइनस कर दीजिए 98,000 को, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 0 0, ये आपका 5, यहां से उधार लेंगे 12, 12 में 8 घटाएंगे 4। अब यहां पर हो गया 0 0, तो 10, 10 में 9 घटाएंगे 1, और ये हो गया कितना? 6। 6,14,500, यानी कि उसका कर योग्य आय जो है 6,14,500 रुपए है। यानी कि इतने में जो है उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
लेकिन अब आयकर की गणना जब हम करते हैं तो इसमें अलग अलग जो है स्लैब दिया गया है, और आयकर की गणना के लिए स्लैब क्या है मैं उसको पढ़ के बताता हूं। 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 0 से 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, तो हम लिख देंगे यहां 0 0। सेकेंड, ये टोटल कितना है 6,14,500, तो आपका 3 अलग अलग आएगा। 0 से 2 लाख छूट है, 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक 10%, तो यहां पर लिखेंगे 2 लाख से 5 लाख तक, अर्थात 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना है 3 लाख रुपए, अर्थात 3 लाख का कितना हो जाएगा 10%। तो आप यहां 3 लाख का 10% निकाल दीजिए, तो ये आपका 1 0 1 0, इसमें से 1 0, इसमें से 1 0, तो आपका कितना हो गया भाई 30,000 रुपए। यानी कि ये 2 लाख से 5 लाख के बीच में जो 3 लाख रुपए था उसका हमने 10% निकाल लिया, तो 30,000 रुपया जो है होगा। और ये तो 5 लाख से भी ज्यादा है, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो है 20% है, तो ये 5 लाख से 6,14,500 तक अगर हम लेंगे तो कितना आएगा 1,14,500। तो यहां मैं लिख देता हूं 5 लाख से 6,14,500 तक, अर्थात इसके बीच में कितना डिफरेंस है 1,14,500 का कितना प्रतिशत हो जाएगा 20%। तो यहां पर हम ले लेंगे 1,14,500 गुणित 20%, मतलब 20/100। 1 0 1 0 काट दिए, यहां से 1 0, यहां से 1 0 काट दिए, तो ये आपका 11,450 गुणित 2, 2 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 एकम 2 एकम, 11 दूनी 22,000 और ये 900, तो ये हो गया आपका 22,900। तो यहां पर कुल इनकम जो है कुल टैक्स जो है कितना आ जाएगा, तीनों को आप जोड़ दें, तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुल आयकर कितना हो रहा है 0, 30,000, 22,900, यानी कि ये 30,000 और 20 50,000 और ये 2 52,900, 52,900 रुपए जो है उसका क्या बनता है आयकर। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है 3% शिक्षा उपकर भी हमको ज्ञात करना है, उसको देख लेते हैं। तो मैं इधर जो है थोड़ा सा मिटा रहा हूं, या तो फिर मैं इधर ऊपर का ये मिटा देता हूं ताकि जो है 3% निकालने के लिए हमारे पास जगह मिल जाए। तो इसको जो है मैं यहां पर मिटा रहा हूं। अगला लिख लेंगे 7वां शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर हो जाएगा 52,900 का 3%, तो ये 52,900 गुणित 3/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 529 गुणित 3, तो 3 निया 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 पंचे 15, कितना हुआ 1,587 रुपए। अतः कुल देय
आयकर, मतलब इतना आयकर देना पड़ेगा 52,900 धन 1,587। जोड़ दीजिए 0 और 7 का 7, 088, ये 9 5 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3 हासिल के साथ हो गया 4 और ये आपका 5। तो टोटल कितना हो गया 54,487। 1 मिनट, जोड़ने में गलती न हो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि जो है बाद में दिक्कत न हो। 7 8 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो ये आपका जो है 54,487 रुपया जो है उसका कुल आयकर बनता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपए प्रति माह जमा करता था तथा उसने 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। यदि 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है तथा 1,25,000 रुपए से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपए हो तो उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो यहां पर जो है कुल वार्षिक आय, रमेश की कुल वार्षिक आय है 3 लाख रुपए। तो यहां पर कुल वार्षिक आय में हम लिख देते हैं 3 लाख रुपए। अब उसमें जो है कुछ छूट मिलेगा, जो भी वो जमा करता है, निवेश करता है, तो उसमें सामान्य भविष्य निधि खाते में बोला गया है 1,000 रुपए प्रति माह। तो यहां पर 1,000 रुपए एक महीने में, तो 12 महीने का हो जाता है आपका 12,000 रुपए। जीवन बीमा पॉलिसी में बोला गया है 12,000 रुपए का प्रीमियम। तो जीवन बीमा पॉलिसी यहां पर है 12,000 रुपए। तो कुल जमा कितना हुआ, ये 12,000 और ये 12,000 हो गया आपका 24,000 रुपए। 3 लाख रुपए में 24,000 रुपए जो है वो बचत करता है, जो कि छूट के अंतर्गत आता है। तो ये 3 लाख में 24,000 को हम घटा दें तो शेष राशि जो बचेगा वही होगा हमारा कर योग्य आय। तो यहां पर लिख देते हैं 3 लाख ऋण 24,000। तो घटा दीजिए 3 लाख में 24,000 को घटाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 में 4 घटाएंगे 6, यहां बचा 9, 9 में 2 घटाएंगे 7 और यहां बचा 2, यानी कि 2,76,000। 2,76,000 रुपए जो है ये है कर योग्य आय। अब आयकर की जब गणना करते हैं तो यहां पर बोला गया है यदि 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है तो शून्य से लेकर के 1,50,000 रुपए तक शून्य हो गया आयकर। और उसके बाद बोला गया है कि 1,50,000 रुपए से अधिक आय पर 10% की दर से। तो ये 1,50,000 से लेकर के 2,76,000 रुपए जो है, इसके बीच में जो भी राशि बनता है उसका 10% टैक्स निकालना है। तो ये 2,76,000 में आप 1.5 लाख को घटा दीजिए तो आपको कितना है पता चल जाएगा। ये 6, 7 में 5 गया 2 और ये 1,26,000। तो 1,50,000 से 2,76,000 रुपए तक, अर्थात कितना 1,26,000 रुपए, 1,26,000 रुपए का 10%। तो 1,26,000 का 10% मतलब 10/100। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो गया 12,600 रुपए। ये बनता है आपका आयकर। कितना बना आपका आयकर 12,600 रुपए।
लेकिन शिक्षा उपकर भी देना होता है। तो शिक्षा उपकर कितना रहेगा, जो भी आपका आयकर की राशि बनता है, जैसे यहां पर बना है 12,600, इसका जो है 3% शिक्षा उपकर जोड़ा जाता है। तो 12,600 का 3% हम निकाल लेते हैं, 12,600 गुणित 3/100। यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल, 126 को 3 से गुणा कर दो, 3 6 का 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 378 रुपए। अतः कुल आयकर में कौन कौन सा आ जाएगा, जो आपका आयकर की राशि है 12,600 और ये जो आपका उपकर है 378, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 600 और 300 900, 12,900 और साथ में है 78 रुपए। तो ये जो आपका 12,978 रुपए कुल आयकर उसका बनेगा। तो इस प्रकार से हमने जो है 2 क्वेश्चन इसमें कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।